हमारा जीवन, कक्षा 7। तो पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। जहाँ पीने हेतु जल उपलब्ध ना हो, पशुओं को चरने के लिए घास ना हो, फलों की सिंचाई हेतु जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतु। आइए जाने ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा के समय वाष्पीकरण अधिक होता हो, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है, मतलब भाप बनकर जल उड़ जाता है। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। मरुस्थलों का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार व गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सोनोरान व एरिजोना मरुस्थल और दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा व पेटागोनिया मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध है। उष्ण मरुस्थल, हॉट डेजर्ट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। यदि धूप वाले तथा गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म व सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियां चलती हैं। विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 सेंटीग्रेड सहारा मरुस्थल के अल अजीजिया लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन पर क्या कोई वनस्पति होती होगी? भाई इतनी गर्मी होती है तो होती है, भाई होती होगी। जो रेत में वनस्पतियां होती हैं वो ही होती हैं। तो ये तो क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए जाने वनस्पति, वेजिटेशन। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पतियां विकसित हो पाती हैं जो सूखे की स्थिति का सामना कर सकें। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी व मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियां व घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें मरुद्यान ओएसिस कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां व मोटे अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियां खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि है। क्या उपर्युक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पेड़ पौधों में मिलती हैं? बताइए। जो ऊपर बताया गया है इस तरह के पेड़ पौधे आपने देखे हैं क्या अपने आसपास? जीव जंतु, एनिमल्स। आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनमें ऊंट प्रमुख है। इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुगड़ होता है जिसमें वसा, चर्बी इकट्ठा रहती है। यह वसा पानी की कमी को पूरा करती रहती है और ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुगड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ भेड़ व बकरियां भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गो, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहां कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान था। यह एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियां आदि सामान्य जानवर थे।
मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का डर भी बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियां दूर दूर बसी हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। आपका सोचना ठीक है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं। इनमें अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। कालाहारी में के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले चरवाह हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर नदियों की घाटियों या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन है, वहां पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहां कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भी जानिए। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालुका स्तूप, सैंड ड्यून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो सके। तो ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है और अब आगे देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। Like I'm chasing, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Till I drop, whether it's working or shots, give it all.